गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने कल भारत के उत्तर में एवं उत्तर पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ ली थी हमने, जिसमें हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पढ़ी थी। उसी के अगले क्रम में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो देरी न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ मैं केवल गंगा के मैदान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्तर भारत में फैले मैदान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इस मैदान की खास विशेषता ये कि अभी वर्तमान में देखते हो आप तो इसको 3 भागों में बांटा गया है: गंगा का मैदान, सतलुज का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, लेकिन ये सतलुज का मैदान जो है ये कभी आपके 1947 से पहले सिंधु का मैदान हुआ करता था। ठीक है, लेकिन राजनीतिक विभाजन के कारण सिंधु का ज़्यादातर क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, और सतलुज का जो ज़्यादा क्षेत्र अपने भारत में ही रहा। तो जो नए जियोग्राफर आए उन्होंने इसको सतलुज के मैदान की संज्ञा दी। और जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो उत्तर के विशाल मैदान में हम गंगा के मैदान के साथ साथ सतलुज का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका वितरण कैसे है तो अपन सबसे पहले से डायग्राम से देख सकते हैं। आप जैसे ही ये डायग्राम देखोगे, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें देखोगे आप तो ये जो 5 नदियां हैं, ठीक है, इसमें पहले एक सिंधु मुख्य हुआ करती थी, लेकिन ये देखोगे आप, देखो ज़्यादातर क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, सतलुज का क्षेत्र भारत में बचा, इसलिए हम इसको सतलुज का मैदान बोल रहे हैं। गंगा का मैदान पता है ही आपको, कहाँ से लगाकर आपके हरियाणा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है, बिहार पश्चिम बंगाल झारखंड तक फैला हुआ है, और असम में आपके कौन सा मैदान आ जाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर पॉलिटिकल रूप से थोड़े राज्य भी याद रख लेना, किस क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है, तो अपने आपको लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम इस मैदान में खास बात यह है कि पहले गंगा के मैदान के, फिर सतलुज के मैदान के और फिर ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या पॉइंट है वो पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? जो गंगा का मैदान है वो केवल गंगा से नहीं बना है, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, गंगा और गंगा की सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। और जब ये सब नदियाँ पूरे मैदानी क्षेत्र में आती है हिमालय से चलकर, तो आपको बताया था मैंने, हिमालय में टर्शियरी चट्टानें थी, वो जो बाद में आके मैदान में जमा हुई तो वही क्वार्टनरी चट्टानें बनी। तो गंगा का मैदान चाहे सतलुज का मैदान चाहे ब्रह्मपुत्र का मैदान क्वार्टनरी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गंगा और उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष 14 मिलियन टन अवसाद बहाकर लाती है। ये पॉइंट याद रखना आपको। कितने टन? 14 मिलियन टन अवसाद प्रति वर्ष बहाकर लाती है, और लगातार गंगा के मैदान का फॉर्मेशन कर रही है। इस मैदान की खास बात यह है कि ये कहीं कहीं पर 200 मीटर से 2000 मीटर तक गहरा भी है। मतलब अगर 2000 मीटर तक गहराई करोगे, आप खुदाई करोगे, तो उसमें आपके केवल और केवल मिट्टी ही जमा हुई मिलेगी। और कहीं कहीं इसकी मोटाई कितनी है? 200 मीटर तक। ठीक है, तो 200 से 2000 मीटर तक इसकी मोटाई है इस मैदान की, ये ध्यान रखना है। और ये अवसादों से बना हुआ है, और गंगा का मैदान 14 मिलियन टन अवसादों से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है तो आपको पता ही है। ऊपर कम में देखोगे बाएं से तो रामगंगा, हम सब नदियाँ पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। रामगंगा, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, फिर दक्षिण से देखोगे तो यमुना, सोन, ठीक है, दामोदर जैसी नदियाँ मिलेगी आपको, है ना। तो अभी फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं अपन कि यहाँ पर 14 मिलियन टन अवसाद गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहा कर ला रही है, जिससे मैदान बना हुआ है। अब इस मैदान की अलग विशेषता है, स्थानीय आधार पर इसको फिर कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। स्थानीय आधार पर कैसे? अगर दूर से देखोगे तो ये समतल दिखाई देता है, लेकिन इस समतल भूमि में भी आपकी कुछ स्थानीय या क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला मैदान है वो पहले मिट्टी जमा हुई तो थोड़ा ऊंचा है, उसके बाद वाला मैदान उससे थोड़ा नीचा है, उसके बाद वाला मैदान उससे और नीचा है। इसलिए इसको हम ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान के रूप में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है, ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है, मध्य गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है, और निम्न गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, और यही बात करते हैं
तो ऊपरी गंगा हरिद्वार से स्टार्ट होता है और प्रयागराज तक फैला हुआ है। ठीक है, हरिद्वार से प्रयागराज तक ऊपरी गंगा का मैदान फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि ये ऊपर है, उच्च भाग है, और जब उच्च भाग है तो ये प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित नहीं हो पाता है, और नहीं हो पाता है तो यहाँ मुख्य रूप से ऐसी फसलें होती है जिनमें पानी कम आवश्यकता होती है और बाढ़ से उनको कोई खतरा नहीं हो, जैसे गेहूँ। ठीक है, अगर मध्य गंगा की बात करेंगे हम, तो मध्य गंगा का मैदान प्रयागराज से फरक्का तक फैला हुआ है। ठीक है, और जब ये फैला हुआ है और यहाँ थोड़ा सा मध्य निम्न भूमि आ जाती है तो यहाँ धान की कृषि देखी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, और जब निम्न वाले भाग में जाएंगे हम, निम्न गंगा के मैदान में, तो ये फरक्का से लगाकर गंगा सागर, जहाँ अंतिम समय नदी कहाँ मिल जाएगी, गंगा सागर में मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जूट और धान मिलेगा। ठीक है, धान को हम चावल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना ना। जब भूसी के अंदर होता है तो धान कहलाता है, वो भूसी से निकालने के बाद वही चावल कहलाते हैं। ठीक है, तो इधर जूट और धान हो रहा है निम्न गंगा के मैदान में। मध्य गंगा के मैदान में मुख्य रूप से धान हो रहा है, और उच्च या ऊपरी गंगा के मैदान में कौन सी फसल हो रही है, गेहूं की फसल हो रही है। ये अच्छे से याद रखना आपको। ठीक है, ताकि आपको वहाँ का एग्रीकल्चर भी पता चल जाए। और ये क्षेत्र देखो, ऊपरी गंगा का मैदान है, गेहूं की खेती हो रही है, और यहाँ के किसान हर वर्ष आंदोलन करते ही रहते हैं। देखा ही होगा आपने, क्यों करते हैं? क्योंकि वो गेहूं और अन्य फसलों को लेकर मंडियों में आते हैं, उनको उचित दाम नहीं मिलते हैं। उचित दाम नहीं मिलते हैं तो वो वापस क्या करते हैं, अपनी मांगों के लिए सरकार के समक्ष आंदोलन करते हैं। और हाल ही में अभी आंदोलन चल रहा है, किसके लिए? एमएसपी के लिए। क्या? आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और एमएसपी में सबसे मुख्य फसलें जो खरीदी जाती है उसमें एक गेहूं है और एक धान है। ठीक है, और देखोगे आप तो यहीं के ज़्यादा किसान मिलेंगे आपको, मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान के। ठीक है, मेरठ के आसपास के, बिजनौर, सहारनपुर, और ठीक है, और आपने वहाँ के किसान नेता का नाम सुना ही होगा, राकेश टिकैत जी। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े किसान नेता इधर क्षेत्र में मिलेंगे आपको। खास बात एक और यहाँ पर कि इन दोनों का जो एक बीच वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला, वहाँ पर गन्ना की खेती भी होती है। ठीक है, इसलिए जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, सरकार गन्ना के किसानों के लिए भी कुछ न कुछ ऑफर लेके आती है। ठीक है, और यहाँ पर गन्ना की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसमें गन्ना की पिराई की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखो, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिलहाल इतना ही। ऊपरी गंगा का मैदान हरिद्वार से प्रयागराज, मध्य गंगा का मैदान प्रयागराज से फरक्का, और निम्न गंगा का मैदान फरक्का से गंगा सागर तक फैला हुआ है। और देखो यहाँ जूट और धान हो रहा था, और आप फिर पढ़ते हो फैक्ट के रूप में, सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। सर्वाधिक धान उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, या वेस्ट बंगाल, दोनों में वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान पर आता है। क्यों पढ़ते हो? निम्न गंगा का मैदान है, पानी भरा रहेगा, यही खेती होगी। जैसे गेहूं उत्पादन में आप प्रथम पढ़ते हो तो कौन आता है? यूपी। गन्ना उत्पादन में कौन आता है? यूपी। क्यों आता है? थोड़ा उच्च है, तो ये दोनों फसलें हो रही है। तो आप कहीं ना कहीं इस संरचना से भी डायरेक्ट फैक्ट याद रख सकते हो, आपको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा भूगोल पढ़ना है, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, क्लियर है? तो ये हुआ आपका गंगा का मैदान, और इसकी विशेषता ये खास है, और इसकी स्थानीय विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में भी बांट लिया अपनों ने। अब आगे बढ़ते हैं हम सतलुज का मैदान। ठीक है, और जब सतलुज के मैदान की बात करते हैं तो वही जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष 14 लाख टन अवसाद ला रही थी, तो ये 7 मिलियन टन अवसाद ला रही है। कितने? 7 मिलियन टन अवसाद, सोच सकते हो आप। तो इसका मैदान भी बहुत बड़ा है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना। एक मिनट, ये डाटा इधर से इधर हो गया है। ये जो है 2.5 लाती है सतलुज और उसकी सहायक नदियाँ, और ब्रह्मपुत्र लाती है 7 मिलियन टन। ठीक है, तो इतना सा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.5 मिलियन टन कौन सी नदी ला रही है? सतलुज और उसकी सहायक नदियाँ अवसाद ला रही है, और आपके सतलुज का मैदान का निर्माण कर रही है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से आपका क्षेत्र आ जाता है पंजाब, जो 5 नदियों के
क्षेत्र से बना हुआ हो उसे क्या कहते हैं अपन, पंजाब कहते हैं। और पंजाब देखोगे आप तो भारत में भी स्थित है और पाकिस्तान में भी स्थित है। अमृतसर, लाहौर पूरा पंजाब के क्षेत्र है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये 5 नदियाँ जो है ये पास समांतर समांतर बहती है शुरुआत में, और ये जो निर्माण करती है उसको कहा जाता है इस क्षेत्र में दोआब। क्या कहा जाता है? दोआब। दो नदियों के बीच की भूमि, या दो नदियों के बीच की भूमि में जो ऊंची भूमि उठी होती है उसी को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। और ये सारे दोआब आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्रम से भी याद रख सकते हो, सिंपल पॉइंट से भी याद रख सकते हो। क्रम से याद रखना हो तो सबसे ऊपर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलुज है। डायग्राम में बता देता हूँ, देखो सबसे ऊपर झेलम, सिंधु नदी तो थी वो पाकिस्तान में चली गई, उसको अपन नहीं पढ़ रहे, उसके मैदान को अपन अपने 5 नदियों का पढ़ रहे शुरुआत में। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है। और इन नदियों के बीच में जो जगह दिख रही है इन जगह को क्या बोला जाता है? दोआब कहा जाता है। जैसे चाज दोआब प्रसिद्ध है, चिनाब, चा से चिनाब आ जाएगा, झ से झेलम आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल शब्दों को आप यहाँ से दोआब से याद रख सकते हो, कभी घबराने की जरूरत ही नहीं इसमें। बहुत सारे इन चीज़ों को भी याद करते हैं। च से चिनाब और झ से झेलम, तो ये चाज दोआब हो गया। वारी दोआब, ठीक है, व से व्यास और र से रावी, ठीक है, वारी दोआब। विष्ट दोआब, फिर यहाँ व से व्यास और आधा स और त से सतलुज, ठीक है, तो विष्ट, तो व्यास, सतलुज। और रेचना, र से फिर रावी और च से चिनाब, चना से, तो रेचना दोआब, रावी, चिनाब। तो चाज, चिनाब, झेलम, वारी, व्यास, रावी, विष्ट, व्यास, सतलुज और रेचना, रावी, चिनाब, ये सारे क्या है? दोआब क्षेत्र हैं, जो कौन सी नदी? सतलुज और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर बनाती है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट याद रखना आपको। ये हुआ आपका सतलुज का मैदान। फिर आपका कौन सा मैदान हुआ? ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान मैंने बोला था डाटा इधर से इधर हो गया था, तो 7 मिलियन टन अवसाद प्रतिवर्ष बहा कर लाती है और बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है, जिसमें असम का मैदान फेमस है आपके। कौन सा मैदान? असम का। और आप पढ़ते ही हो, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाओं के कारण चर्चा में रहते हैं। तो असम का मैदान काफ़ी उपजाऊ मैदान है, ठीक है। और इस असम के मैदान की खास बात यह है कि यह जैविक मरुस्थल का निर्माण, MPBSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, कौन सी नदी जो है या किस क्षेत्र में आपके जैविक मरुस्थल स्थित है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। नदी कौन सी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। कैसे बनाती है? आपने ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैप में देखोगे तो यहाँ तो मैंने सिंपल बना रखी है, लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है ये, तो ये आप देखोगे बिल्कुल इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसकी मिनिमम चौड़ाई पे भारत का सबसे लंबा नदी सेतु स्थित है, ठीक है, भूपेंद्र हजारिका पुल। कौन सा पुल है इसी पे? भूपेंद्र हजारिका, पता है? और भूपेंद्र हजारिका की जो मिनिमम चौड़ाई कितनी है? लगभग 9.5 किलोमीटर। मतलब ब्रह्मपुत्र की जो भूपेंद्र हजारिका की पुल की लंबाई जो है वो 9.5 किलोमीटर है, और ये सबसे कम चौड़ाई वाले भाग में बना हुआ है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी इससे भी चौड़ी है, आप एक तरफ से दूसरा किनारा देख भी नहीं पाओगे, है ना, इतनी चौड़ी है ये। तो जब इतनी चौड़ी है और जब इसमें बाढ़ का पानी आता है आपके, और वो बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल जाता है, तो उसी को कहा गया है जैविक मरुस्थल। तो यही नदी बाढ़ के कारण किसका निर्माण करती है? जैविक मरुस्थल का निर्माण करती है। यह कोई वास्तव में थार जैसा मरुस्थल नहीं है। जब बाढ़ आती है तो जैसे मरुस्थल में रेत ही रेत दिखाई देती है, बिना वनस्पति के कुछ भी नहीं दिखाई देता, वनस्पति वगैरह, तो यहाँ पर भी चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी दिखाई देता है, कोई वनस्पति नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए इसको जैविक मरुस्थल कहा गया है। और एक और ख़ास बात है, इसी नदी पर आपके है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी स्थित है। कौन सा? माजुली द्वीप, जो इसी मैदान का हिस्सा है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो ये हुआ गंगा का मैदान, सतलुज का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स, ठीक है। अपने को ज़्यादा पॉइंट यहाँ से याद नहीं रखना है। और इस डायग्राम से आप पूरा अच्छे से बना के एग्जाम में दर्शा के आ जाओगे, फुल में से फुल मार्क्स। उत्तर के विशाल मैदान का वर्णन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ इतना लिख लेना,
ठीक है, इनमें थोड़ी थोड़ी आगे चाहो तो वर्णन कर लेना और ये डायग्राम बना देना। अगर आपके कोई मार्क्स काट ले तो मेरी गारंटी, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से फैक्ट के रूप में, और मेंस का भी क्वेश्चन लिखा जाता है, उत्तर के विशाल का मैदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन भी है, उठा के देख लेना पेपर। अब आ जाते हैं हम इसी उत्तर के विशाल मैदान को, हमने वो संरचनात्मक आपके देखा था, सामान्य वर्गीकरण देखा था, अब पढ़ेंगे हम संरचनात्मक आधार पर वर्गीकरण। इस उत्तर के विशाल मैदान का संरचनात्मक आधार पर वर्गीकरण मतलब कि संरचना में भी भिन्नता मिलती है। ठीक है, ऊपरी क्षेत्र में अलग संरचना मिलेगी, मध्य क्षेत्र में अलग संरचना मिलेगी, उससे आगे वाले क्षेत्र में अलग संरचना मिलेगी, या नदियों के आसपास क्षेत्र में अलग संरचना मिलेगी। और उस संरचना के आधार पर इसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले भाबर, ठीक है, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। MPPSC यहाँ से पहले 3 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो यहाँ से पूछ चुकी है एक एक अलग अलग भी, और इसको भी पूरे 5 नंबर में भी पूछ चुकी है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट याद ही रखना है, और प्रीलिम्स में भी आ चुके हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट भी याद रखने हैं अपने को कि क्या 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 पॉइंट अपने एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, और खादर क्या होता है, इनके डिटेल पढ़ते हैं अपन। ठीक है, और किस आधार पर वर्गीकरण है? उत्तर के विशाल मैदान, और मुख्य रूप से भी हिमालय के साथ साथ फैला हुआ है, इसलिए इसको संरचनात्मक आधार पर वर्गीकरण के रूप में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन भाबर। और जब भाबर की बात करता हूँ मैं, तो आपको ध्यान रखना है शिवालिक तलहटी से, जो तलहटी है, शिवालिक तलहटी कैसे, तो आपको एक डायग्राम में बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक है। अब ये पूरा समांतर आपको पता है पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से कहाँ तक, दिहांग घाट तक फैला था। तो उसके समांतर समांतर जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, और जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहा कर ला रही थी। देखो, क्योंकि पहाड़ों से बहकर आएगी तेज़ी से, ऊपर से ढलान से, तो पत्थर लाएगी बहाकर, और ये सारे पत्थर जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो बड़े बड़े पत्थर, पहले नदी का वेग ज़्यादा होगा तो बहकर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में जाएंगे नदी का प्रवाह क्या हो जाएगा, समतल होने के कारण धीमा हो जाएगा, तो ये यहीं जमा हो जाएंगे। और जब ये यहीं जमा हो जाएंगे तो इसी क्षेत्र को हम कहेंगे भाबर। इसी क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? भाबर कहेंगे। तो इसी भाबर को पढ़ रहे हैं अपन कि शिवालिक की तलहटी में 8 से 10 किलोमीटर संकरी पट्टी में समांतर, हिमालय के समांतर, किसके समांतर है ये? हिमालय के समांतर फैला हुआ है। ठीक है, कितनी चौड़ाई है इसकी? 8 से 10 किलोमीटर के लगभग। बिल्कुल, कहाँ से? जहाँ से पोतवार बेसिन था, दिहांग घाट तक जाओगे तो 8 से 10 किलोमीटर समांतर आप पूरी हिमालय तलहटी में घूमोगे तो आपको भाबर क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर ये बना कैसे है? तो मैंने अभी बताया, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बड़े कंकड़ पत्थर। क्यों? नदियों बड़े बड़े जब अपर्दन कर रही थी हिमालय का, तो बड़े कंकड़ पत्थर बहाकर ला रही थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर इन मैदानों में जो क्या होता है, जैसे ये प्रवेश करती है वहाँ पर ये जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु क्या है? जहाँ पर नदियाँ जैसे उच्च ढलान से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो आपके एक शंकु आकार के पर्वत, आपके पत्थरों के ढेर मिलते हैं। ठीक है, जिनको जलोढ़ शंकु कहा जाता है। ठीक है, तो ये जलोढ़ शंकु का निर्माण कर रही है बड़े बड़े कंकड़ नदियाँ। यहाँ पर किस क्षेत्र में? भाबर क्षेत्र में। पूछा गया क्वेश्चन, जलोढ़ शंकु का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है? भाबर क्षेत्र में। कि कितने किलोमीटर में फैली हुई है ये? 8 से 10 किलोमीटर। किसके समांतर? शिवालिक के समांतर। ठीक है, मध्य हिमालय भी दे देगा कभी क्वेश्चन में, वो दे देगा जैसे ऐसे। किसके समांतर है? महान हिमालय के। तो क्या महान हिमालय के समांतर दिख रही है क्या? नहीं, शिवालिक के समांतर है। तो यहाँ से पॉइंट याद रखना है। ठीक है, फिर आप देखोगे जब बड़े कंकड़ पत्थर के बीच नदियाँ बहेगी तो स्वाभाविक है पानी नजर आएगा क्या? मैं बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ला के रख दूंगा और पानी को बहाऊंगा तो पानी तो नीचे चैनल से बह जाएगा, और पत्थर तो हिमालय से बह के आएंगे तो गोल आकार के ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो नदियाँ क्या होती हैं यहाँ पर? विलुप्त हो जाती है। क्यों? बड़े कंकड़ पत्थर में नदियों का जल दिखाई नहीं देता है, अंदर बहता है, बस आवाज़ आती रहती है। ठीक है, और आप कभी घूमने जाओगे ऋषिकेश वगैरह तो आपको वहाँ अच्छे से इसका अनुभव होगा। तो यहाँ नदियाँ क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और जब नदियाँ विलुप्त होगी और कंकड़ पत्थर हो जाएंगे
तो वहाँ वनस्पति पनप पाएगी क्या? नहीं पनप पाएगी। कंकड़ पत्थर में बीज कैसे पनपेंगे? मिट्टी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर वनस्पति का भी क्या होगा? अभाव होगा। तो ये सारे पॉइंट फैक्ट के रूप में पूछे गए हैं। भाबर क्षेत्र में क्या हो जाती है? नदियाँ विलुप्त हो जाती है। किस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव पाया जाता है? आपके भाबर क्षेत्र में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। तो ये सब भाबर की विशेषताएं हैं। और आपको जब भाबर लिखो तो एक डायग्राम ऐसा बना देना है, ये भाबर क्षेत्र है हमारा और ये बड़े कंकड़ पत्थर जमे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अपन अपने तराई क्षेत्र पे। वो तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो जैसे भाबर शिवालिक के समांतर था तो तराई भाबर के समांतर है। देखो पूरी संरचना में मिलेगा आपको। जैसे मैंने ये बताया था, ये हिमालय था, तो इस पट्टी में आपके क्या मिलेगा? आपको इतने में भाबर क्षेत्र मिलेगा। फिर अगली पट्टी में आपको क्या मिलेगा? आपको तराई क्षेत्र मिलेगा। और देखो इस यहाँ नदियाँ थोड़ी कम चौड़ाई थी, 8 से 10 किलोमीटर, क्योंकि बड़े पत्थर जमा हो गए। अब जो बारीक अवसाद थे वो बारीक अवसाद इस वाले क्षेत्र में आके जमा हो जाएंगे। तो ये तो बनेगा आपका भाबर और ये बनेगा आपका तराई। ठीक है, तो देखोगे इसकी चौड़ाई कम होगी, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि बारीक अवसाद थोड़ा आगे तक बहकर चले जाएंगे। बड़े अवसाद पास पास ही जमा हो गए थे, तो ये ध्यान रखना है। तो इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा हो गई, 12 से 16 किलोमीटर तक, और भाबर के समांतर। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर मैंने बताया बड़े पत्थर वहाँ जमा हो गए तो सूक्ष्म अवसाद कहाँ होंगे? आगे आकर जमा होंगे। तो यहाँ पर थोड़े सूक्ष्म अवसाद जमा हो जाते हैं। और ये सूक्ष्म अवसाद जैसे ही जमा होते हैं वो यहाँ नदियाँ क्या होती है, जब इन पत्थरों में विलुप्त हो गई थी वो आगे आकर वापस दिखाई देने लग जाती है, जिसको बोलते हैं अपन नदियाँ यहाँ पुनः प्रकट होने लगती है। यहाँ विलुप्त हो जाती है। पूछा गया किस क्षेत्र में विलुप्त होती है? भाबर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में वापस दिखाई देने लगती है? तराई क्षेत्र में। तो यहाँ नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती है। और यहाँ नदियों का जल बिल्कुल समतल होने के कारण एकदम फैल जाता है सब तरफ। और जब फैल जाता है वो नदियों का जल होता है वो, और उसके साथ बारीक अवसाद या सूक्ष्म अवसाद भी होते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? दलदल का निर्माण करते हैं। और यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तराई क्षेत्र में दलदल का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दलदली वनस्पति पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर दलदल का निर्माण होता है किसके कारण? नदियाँ चारों तरफ आपके जैसे चीज़ चैनल से आ रही थी वो आने के बाद ऐसे फैलती है, और जो सूक्ष्म अवसाद है वो सब तरफ जमा हो जाते हैं और पानी फैला रहता है और अवसाद भी होते हैं। तो आप खेत में कभी पानी पिलाओगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि खेत में जब पानी फैला दिया जाता है और आप जब चलते हैं तो आपके पैर अंदर धंस जाते हैं। और वहाँ तो खेत में तो नीचे कठोर चट्टानें आ जाती है, लेकिन यहाँ तो केवल मिट्टी ही मिट्टी आकर जमा हुई है, तो पूरे के पूरे दलदल के हाथी भी अंदर समा जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये खास बात है, तो ये ध्यान रखना है। और जब यहाँ देखोगे आप तो ये अत्यंत घने जंगलों का क्षेत्र हुआ करता था। ये था लिखा है मैंने, अब नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये क्या हुआ करता था? अत्यंत घने जंगलों का क्षेत्र हुआ करता था। अब आप बोलोगे सर अब क्षेत्र कहाँ गया घने जंगलों का? तो मैं बोलूँगा काट दिया। तो आप बोलोगे फिर हम तो वनस्पति या पेड़ों को लगाने की इतनी बात करते हैं, तो ये बात सही है, लेकिन ये शुरुआती दौर में ही काट दिए गए जंगल। किस कारण काटे गए? मुख्य रूप से 2 कारण थे इसके। और यहाँ जो पेड़ पाए जाते थे मुख्य रूप से वो देवदार प्रकार के थे। कौन से? देवदार वृक्ष। और देवदार वृक्ष की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और हल्की होती है। मजबूत भी होती है और क्या होती है? हल्की होती है। और जब मजबूत और हल्की होती है तो भारत में 1853 में से पढ़ोगे आप किसका विकास हुआ था? डलहौजी के समय रेलवे का विकास। और जब रेलवे का विकास हुआ तो रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी, और रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए पहले तो सीमेंट के गट्ठे नहीं होते थे। ठीक है, तो आपके पेड़ों की लकड़ियाँ काट काट के पटरियों के नीचे बिछाई जाती थी। आपने देखा होगा आप सीमेंट के गट्ठे लगे रहते हैं, पहले किसके थे? इन्हीं पेड़ों के। ठीक है, तो ये पेड़ क्या होते थे? मजबूत भी होते थे, हल्के भी होते थे, और दलदल में हैं। और लकड़ी तो क्या सामान्य लकड़ी, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में फूल जाती है, गर्मी के दिनों में सिकुड़ जाती है। लेकिन ये देवदार के वृक्ष ऑलरेडी कहाँ पर पैदा हो रहे हैं? दलदल में, तो ये फैलते सिकुड़ते नहीं थे इतने, इससे पटरियाँ हमेशा सीधी बनी रहती थी। अब सामान्य दूसरी लकड़ी लगा दोगे तो पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इन वनों का उपयोग करते थे, इसका भी ये रीज़न है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
तो देवदार के वृक्ष का उपयोग करते थे। तो पहला कारण इन वनों को क्यों काटा गया, तो रेलवे के विकास, ठीक है, रेलवे के विकास के कारण काट दिया गया। दूसरा क्या पढ़ोगे, शरणार्थी संकट। अब बोलोगे ये क्या संकट था भैया, हमने तो नहीं पढ़ा। तो आप जब पढ़ते हो, यूपीएससी में भी पढ़ते हो, एमपीपीएससी में पता नहीं अब सिलेबस में रखा कि नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। लेकिन शरणार्थी संकट क्या है, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट उभरा था उस समय। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इधर से इधर प्रतिस्थापित हुए थे। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इधर से इधर प्रतिस्थापित हुए थे। और तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान से सिख और हिंदू जब भारत में आए, ठीक है, तो उनको बसाने की सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको कहाँ बसाया जाए। तो फिर सरकार ने डिसीजन लिया कि जो हमारे दलदली क्षेत्र है, जहाँ देवदार के वृक्ष थोड़े बहुत बचे हैं, इनको वहाँ बसाया जाए। और इन दलदल को सुखाने के लिए वहाँ पर अंग्रेज़ों ने पहले ही थोड़ी बहुत व्यवस्था कर दी थी, बाद में सरकार ने और कर दी, यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाए। और फिर इनको दलदल में, आप बोलोगे प्रायद्वीपीय भारत में क्यों नहीं बसाया गया, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जब भारत का विभाजन हुआ तो ये सब मैदानी क्षेत्र था मुख्य रूप से ज़्यादातर, और यहाँ की जनसंख्या ही इधर आई थी। और ये कहाँ के अनुकूल थी रहने के लिए, इस क्षेत्र के अनुकूल थी, और इस क्षेत्र का अनुकूल भारत में यही क्षेत्र मिलेगा आपको। तो ये तो ऑलरेडी बड़ी जनसंख्या से भरा हुआ था। अब यहाँ थोड़े बहुत वन बचे थे, तो इस दलदल में क्या कर दिया गया, इन वनों को हटाया गया और यहाँ यूकेलिप्टस के पेड़ और लगाए गए ताकि दलदल सूख जाए। और वहाँ पर बड़ी संख्या में शरणार्थियों को क्या किया गया, बसाया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये वृक्ष थोड़े बहुत बचे थे, उसमें भी काट दिए गए। और वर्तमान में वहाँ देखोगे आप तो यूकेलिप्टस के पेड़ दिखाई देते हैं, साथ ही देखोगे ये वो सघन जनसंख्या का क्षेत्र है वर्तमान में। आप उत्तर प्रदेश, बिहार की जनसंख्या पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या इसी तराई क्षेत्र में मिलेगी आपको, ठीक है। और जब इनको हटा दिया गया और दलदल था, दलदल थोड़ा सूखा और मिट्टी अच्छी उपजाऊ हुई और नदियाँ तो आ ही रही थी, तो यहाँ पर की जाने लगी गन्ने की खेती। तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना किसान है इसी तराई क्षेत्र में रहते हैं आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ गन्ने की खेती की जाने लगी। और जब गन्ने की खेती की जाने लगी तो आपको पता ही है गन्ने से क्या बनता है, आपकी प्रमुख चीनी और गुड़ बनता है। गुड़ उद्योग सामान्य क्रियाओं में यूज़ होता है, लेकिन चीनी का तो व्यावसायिक उपयोग भी होता है, और यह चीनी पेटी के रूप में जाना जाता है। गन्ना पेटी भी कहो या चीनी पेटी कहो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये चीनी पेटी किसको कहा जाता है, आपके इसी तराई क्षेत्र को, ठीक है। और एक और पूछा गया है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई चीनी या गन्ना पेटी, तो मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरनगर। अब आप ये आपका होमवर्क है ये कि मैं मुजफ्फरपुर कहाँ है और मुजफ्फरनगर कहाँ है। मैंने इतना बता दिया है कि गन्ना पेटी जो फैली हुई तराई क्षेत्र में वो मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरनगर के बीच फैली हुई। अब आपका होमवर्क है ये कि ये कौन से राज्य में आता है और ये कौन से राज्य में आता है, और इसके बीच आप जब भी आपके तराई क्षेत्र का वर्णन आएगा तो इसके बीच में आप क्या बनाओगे, ऐसे करके गन्ना पेटी बनाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये चीनी की पेटी है, गन्ना पेटी, वर्तमान में सघन जनसंख्या का क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर वर्तमान में ज़्यादा कौन से पेड़ मिलते हैं, यूकेलिप्टस, ठीक है। और आपने देखा होगा सड़कों वगैरह के किनारे यही पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, सड़कों के किनारे पानी भर जाता है, पता हो, सड़क से रिसाव होके जाएगा, और रिसाव होके जाएगा तो सड़क के किनारे भरेगा, और किनारे भरेगा तो फिर सड़क अंदर नहीं धसे और वो पानी जल्दी से सोख ले, इसलिए कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, यूकेलिप्टस, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि आप सोच रहे हो बेर क्यों नहीं लगाए जाते, दूसरे क्यों नहीं लगाए जाते। ये पेड़ ज़्यादा पानी सोख लेते हैं, इससे सड़कें मजबूत रहेगी। तो सरकार यही कोशिश करती है कि सभी जगह सड़कों के किनारे कौन से पेड़ लगे, यूकेलिप्टस। आप जहाँ भी ज़्यादातर सड़कों के किनारे जाओगे तो यही पेड़ मिलेंगे, ठीक है। तो देखो भूगोल कैसे कैसे सीख सकते हैं अपन। सड़कों के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ क्यों लगे हुए, पानी भरता है तो उसको सुखाने के लिए। क्यों यूकेलिप्टस का पेड़ ऐसा है कि ये दलदल को सूखा देता है, इसके पास दूसरा पेड़ चल ही नहीं पाता कोई। ये इतना पानी ज़मीन से अवशोषित करता है और वाष्पोत्सर्जन कर देता है कि आसपास वाले पेड़ सूख जाएंगे।
तो जहाँ भी यूकेलिप्टस के पेड़ मिलेंगे वहाँ दूसरे पेड़ या तो कमज़ोर मिलेंगे या पनप ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। तो इसको पर्यावरणीय संकट भी कहा गया भारत के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपके यूकेलिप्टस का पेड़ हुआ। अब अपन पढ़ेंगे बांगर के बारे में। ठीक है, भाबर हो गया अपना, तराई हो गई, अब बांगर। और बांगर की बात करें तो ये प्राचीन जलोढ़क मैदान है। प्राचीन जलोढ़क मतलब जब नदियाँ पहले बहती आ रही थी तो उन्होंने ला ला के इतनी मिट्टी जमा कर दी कि अब ऊंचे जगह उठ चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी ऊंचाई पर पाए जाने वाले प्राचीन जलोढ़क मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये पहले ही बन गए हैं। और प्राचीन है मतलब यहाँ प्रतिवर्ष जो नदी आप नवीन जलोढ़ बहा के लाती वो नहीं जमा होती मिट्टी, प्राचीन मिट्टी जो जमा हो गई है वही चल रही आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा गया है ये प्राचीन जलोढ़क मैदान है। फिर यहाँ पर पूरे वर्ष कृषि की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, मैंने बताया पुराने समय में ही बन गए हैं, ऊंचे उठ चुके हैं। नदियों का प्रतिवर्ष जल प्रभावित करेगा क्या, नहीं करेगा, तो पूरे वर्ष कृषि होगी। और पूरे वर्ष कृषि होगी तो खरीफ की फसल भी होगी आपकी, रबी की फसल भी होगी और जायद की फसल भी होगी। तो यहाँ तीनों प्रकार की फसलें होती है। ठीक है, यह ध्यान रखना है क्योंकि आगे काम में आने वाला वापस। यहाँ तीनों प्रकार की फसलें होती है। क्यों, क्योंकि ये ऊंचाई वाले भाग है तो खरीफ, रबी और जायद। लेकिन यहाँ खास बात है, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़क मैदान मतलब जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन इसमें कमी होती है एनपीके की। किसकी कमी होती है, एनपीके। एनपीके क्या होता है भैया, तो नरेंद्र, पुष्कर और कमलेश, नरेंद्र, पुष्कर और कमलेश तीनों का अनुपात। ठीक है, एनपीके कहलाता है। नहीं, आप बोलोगे नहीं सर, है ना, आप कुछ भी बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। एन का मतलब नाइट्रोजन होता है, पी का मतलब फास्फोरस होता है और के का मतलब पोटेशियम होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात क्या कहलाता है आपका, एनपीके। और हमारे भारत की जो मिट्टियाँ हैं, ज़्यादातर मिट्टियाँ, ठीक है, सभी उपजाऊ तो है लेकिन लगभग सभी मिट्टियों में किसकी कमी पाई जाती है, एनपीके की कमी पाई जाती है। और आपके इसका वैज्ञानिक अनुपात क्या है, अगर आपके खेतों में अगर मिट्टी में इसकी ज़रूरत होती है तो कैसे मिलाया जाना चाहिए, तो ये 4:2:1 के रूप में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक अनुपात है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिख लेना। अगर 4 किलो नाइट्रोजन है तो 2 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटेशियम। और नाइट्रोजन के रूप में आप किस खाद का उपयोग करते हो, यूरिया का उपयोग करते हो। फास्फोरस के रूप में फास्फेट का उपयोग करते हो और पोटेशियम के रूप में डीएपी का उपयोग करते हो। अच्छे से याद रखना, जो किसान है वो तो अच्छे से ही याद रख लेना। ठीक है, और यूरिया खाद, फास्फेट खाद और डीएपी खाद में आप सबको पता है सबसे महंगा कौन होता है, ये वाला, और सबसे सस्ता कौन होता है, ये, क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी प्रदान करती है, सबसे ज़्यादा इन पे कम करती है। और जब इस पर सब्सिडी भी मिल रही है, सस्ता भी है, तो किसान क्या करते हैं भैया, अपने खेतों में भरपूर यूरिया यूज़ करते हैं। ये महंगा है तो आपके किसान यूज़ ही नहीं कर पाते, बहुत कम, न के बराबर यूज़ करते। साथ ही ये दोनों खाद तो भारत में मिल जाएंगे, यहीं बनाए जाएंगे, लेकिन ये इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। ठीक है, बाकी तो यहीं बनाए जाते हैं, लेकिन ये क्या किया जाता है, आयात। और आयात करेंगे अपन तो और महंगा होगा, इसलिए किसान इसका उपयोग नहीं करते हैं। और नहीं करते हैं तो किसान जो उपयोग कर रहे हैं 4:2 की जगह 9:1:0, अच्छे से याद रख लेना अनुपात। ठीक है, राष्ट्रीय कृषक आयोग वगैरह ने बताए रखी है ये प्रॉपर। ठीक है, कि किसान कैसे कर रहे हैं, 9 किलो यूरिया यूज़ कर रहे हैं, 1 किलो फास्फोरस यूज़ कर रहे हैं, और डीएपी मतलब पोटेशियम तो खाद ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, इतना महंगा है तो। और जब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो आप यूरिया यूज़ करेंगे तो मिट्टी क्या होगी, प्रदूषित होगी, आपके मृदा प्रदूषण की समस्या उभरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट इसके साथ याद रख लेना कि यहाँ पर एनपीके की कमी पाई जाती है यहाँ की मिट्टी में, जो ऐसे अवेलेबल करवाती है सरकार, कृत्रिम तरीके से किसानों को उपलब्ध कराती है, फिर किसान अपनी मिट्टी में यूज़ करते हैं। फिर यहाँ ऊंची कटकनुमा जो कुछ स्थलाकृतियाँ होती है, जहाँ चूने की गांठें पाई जाती है, उन्हीं को बूढ़ कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया बूढ़ क्या है, 3 नंबर में आए क्वेश्चन है भूर। भूर भी बोल सकते हैं इसको या बूढ़ भी बोल सकते हैं। क्या है,
ठीक है। प्राचीन जलोढ़ मैदान में ऊंची कटकनुमा चूने की गांठें क्या कहलाती है? आपकी भूड़ कहलाती है। प्राचीन जलोढ़ मैदान में ऊंची कटकनुमा चूने की गांठें शिलाकृतियाँ क्या कहलाती है? भूड़ कहलाती है। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना। देखो अच्छे से 3-3 नंबर में या 2-2 नंबर में भी क्वेश्चन अब 2 नंबर में आएंगे, तो अच्छे से यूज़ कर सकते हो इन पॉइंट को ऐसे कैसे। अब लास्ट बचा क्या अपने पास? खादर। ठीक है, और खादर की बात करूं मैं तो देखो ये प्राचीन जलोढ़ मैदान था, तो ये कौन सा है? नवीन जलोढ़ मैदान है। ठीक है, और नवीन जलोढ़ मतलब यहाँ नदियों ने पहले ला के मिट्टी जमा कर दी है, लेकिन यहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष रोज नहीं, मतलब रोज तो क्या, जब भी वर्षा ऋतु आती है, बाढ़ आती है, तो प्रतिवर्ष नदियाँ अपने साथ गाद बहा कर लाती है और जमा करती जाती है, इसलिए नवीन जलोढ़ मैदान है। ठीक है, और ये देखोगे ये प्रतिवर्ष बाढ़ से भी प्रभावित है। क्यों? नवीन है, प्रतिवर्ष नदी आएगी वर्षा ऋतु में, अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में हिमालय का अपर्दन करेगी और मिट्टी लाएगी और जमा करती जाएगी। और जब मिट्टी लागी, प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, तो बाढ़ वर्षा ऋतु में आएगी, और वर्षा ऋतु में होने वाली फसल कौन सी है? आपकी खरीफ की फसल है। और जब बाढ़ आएगी तो खरीफ की फसल हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। ठीक है, और यही एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ केवल रबी और जायद की फसलें होती है। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, यहाँ खरीफ रबी जायद तीनों फसलें हो रही थी, यहाँ केवल रबी और जायद की फसलें होती है। खरीफ की फसलें क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और वर्षा ऋतु में तो यहाँ बाढ़ का पानी भरा रहेगा, तो फसल कहाँ बोओगे? ठीक है, इसलिए आपके सर्दी में रबी की फसलें बोई जाती है और गर्मी में जायद की फसलें बोई जाती है, दोनों ही फसलें होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इसलिए आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, या तो यहाँ गेहूं की खेती होगी या खरबूज या तरबूज इनकी खेती होगी। ठीक है, अब यहाँ पर खास बात यह है कि इनकी भी विशेषता पूछी जाती है। क्या? यहाँ नदियों के समांतर जो निम्न भूमि मिलती है, अब नदियों के समांतर आपने देखा होगा बिल्कुल निम्न भूमि एकदम गर्मी में सूखी मिलेगी, और वर्षा ऋतु जैसी आएगी पानी भर जाएगा। ठीक है, और उसी भूमि को टाल भूमि कहा जाता है। यहाँ गर्मी में खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, खीरा की खेती की जाती है, फिर बारिश का पानी भर जाता है, फिर आपके खेत वापस वहाँ से हट जाते हैं, बारिश में डूब जाते हैं, तो कोई फसल नहीं होती है, तो उसी भूमि को क्या कहा जाता है? टाल कहा जाता है। और जब यही क्षेत्र डेल्टाई भागों में जाता है नीचे, और यहाँ पर जब डेल्टाई भाग में क्या होता है, पानी आता है, ज्वार बांटा जाता है, जहाँ पानी जाता है तो बाटा, तो ज्वार बाटा के कारण भी और नदियों के कारण बहने के कारण भी छोटी छोटी झीलें बन जाती है। क्या बन जाती है? डेल्टाई भागों में छोटी छोटी झीलें बन जाती है, उन झीलों को बील कहा जाता है। ठीक है, उन झीलों को क्या कहा जाता है? बील। तो ये बील क्या है? डेल्टाई भागों में पाई जाने वाली झीलें हैं। टाल क्या है? नदियों के समांतर निम्न भूमि है। ठीक है, रबी और जायद की फसलें हो रही थी खादर पे केवल, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आ रही थी, और यह नवीन जलोढ़ का मैदान है। और ये डायग्राम में समझ लो अच्छे से। देखो ये तो भाबर बता दिया था, भाबर के आगे तराई। ठीक है, यहाँ बारीक अवसाद में दिख रहे होंगे आपको, ये बारीक अवसाद थे, तो यहाँ नदियाँ क्या थी? विलुप्त हो गई थी। यहाँ नदियाँ क्या हो गई है? वापिस प्रकट हो गई है। ये दलदली क्षेत्र है, यहाँ पहले बहुत घने जंगल थे, सभी काट दिए गए हैं, एक रेलवे के विकास के कारण, एक शरणार्थियों को बसाने के कारण। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखना है। क्लियर है? और अभी हमने बांगर और खादर पढ़ा है। ये बांगर खादर कैसे है? देखो बांगर तक आपके पानी का पहुँच रहा है क्या? नदी ये बह रही है, ये आपकी नदी बह रही है, ये इसका तट है। ये वाली भूमि देखो, प्रतिवर्ष खादर भूमि नवीन जलोढ़ से प्रभावित हो रही है, मतलब यहाँ पर हर वर्ष बारिश में डूब जा रही है और मिट्टी जमा हो रही है, तो नवीन जलोढ़। यहाँ मिट्टी नहीं आ रही है, तो देखो प्राचीन जलोढ़। बस यही तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन रटते हैं, लेकिन अगर सामान्य समझे तो अपन आराम से समझ सकते हैं इनको। देखो कितनी इजी चीज़ें हैं। और ये देखो ये पानी आया, बह के आया था यहाँ पे, तो वो अवसाद बाद में जमा कर गया, फिर उसी पे खेती होगी बाद में जाके आपके रबी और जायद की। और यहाँ तो देखो तीनों प्रकार की खेती होगी, क्योंकि ये जलमग्न नहीं होती प्रतिवर्ष, ये जलमग्न हो रही है। देखो तो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार हम ने आज देखोगे आप, तो उत्तर के विशाल मैदान के तीनों भाग, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसका अच्छे से डायग्राम, फिर अपनों ने इनका संरचनात्मक वर्गीकरण, भाबर, तराई, बांगर, खादर
और इनका भी ये वाला डायग्राम बना लिया है। इनको अच्छे से याद करके रिवीजन करके आना। अपन फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।